चलो बेटा, अब इसमें ऑक्सीडेशन में पिछली बार ना अपन ने कौन सा हाइड्रोक्साइलेशन देख लिए थे, एक बेयर्स रिएजेंट वाला और दूसरा कौन सा OSO4 वाला। वो वाले दोनों हाइड्रोक्साइलेशन कैसे थे, देवर सिन हाइड्रोक्साइलेशन। ठीक है, अब आगे अपन देख रहे हैं एक और हाइड्रोक्साइलेशन है, ये किसके साथ करवाएंगे, दैट इज विथ पर एसिड। ठीक है, नेक्स्ट वाला हाइड्रोक्साइलेशन किसके साथ है, पर एसिड के साथ होता है ना। पर एसिड क्या है, RCO3H है ना, या फिर RCOOH प्लस H2O2। ठीक है ना, RCOOH प्लस H2O2, इससे क्या होता है, तो हम बोलेंगे इट इज पर एसिड का इन सीटू जनरेशन होता है। ठीक है, अब कौन सी चीज होगी बेटा, अल्कीन पर जब हम पर एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें पर एसिड वाला जो ऑक्सीजन होता है ये अल्कीन पर जोड़कर क्या बनवा लेता है, इपोऑक्साइड बनवा लेता है ना। अल्कीन पर एसिड से रिएक्शन में शुरू में क्या बनता है, तो हम बोलेंगे इट इज इपोऑक्साइड बन गया। ठीक है, अल्कीन पर एसिड के रिएक्शन से इपोऑक्साइड का बनना, यहाँ तक की जो रिएक्शन होती है ये क्या कहलाती है, दैट इज कॉल्ड प्रिलिश्चेव रिएक्शन है ना। अल्कीन पर क्या बोला अपन, इट इज पर एसिड है ना, इससे रिएक्शन करवा के इपोऑक्साइड का फॉर्मेशन, ये क्या कहलाता है, प्रिलिश्चेव रिएक्शन कहलाती है। आई बेटा बात समझ में है ना। अभी जो इपोऑक्साइड होता है इस पर आप क्या करोगे, बाहर से H पॉजिटिव H2 डालोगे तो कौन सी चीज होगी बेटा, ये H पॉजिटिव जो है ये क्या करेगा, तो हम बोलेंगे H पॉजिटिव इधर इसको O को प्रोटोनेट करता है। ठीक है, O के प्रोटोनेशन से क्या हो जाएगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन टाइप का बन गया। अब वाटर इसमें कहाँ से अटैक करेगा, बैक साइड से, तो क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड टूटा और नेट में दोनों कार्बन पर एक OH आ गए, लेकिन इस बार जो OH आए वो कहाँ आए बेटा, ऑपोजिट साइड आए। ठीक है, तो हम बोलते हैं पर एसिड से होने वाला जो हाइड्रोक्साइलेशन होता है वो क्या होता है, दैट इज एंटी हाइड्रोक्साइलेशन होता है ना। पर एसिड से होने वाला हाइड्रोक्साइलेशन क्या होगा, तो हम बोलेंगे पर एसिड से होने वाला हाइड्रोक्साइलेशन होता है इट इज एंटी हाइड्रोक्साइलेशन। आया बेटा समझ में। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलती हैं, बोलेंगे यहाँ पे कि नोट लगा के हमको है ना 3 पॉइंट्स लिखने हैं। एक तो कौन सा होगा, तो हम बोलेंगे पर एसिड से हाइड्रोक्साइलेशन सिर्फ C डबल बॉन्ड C का होता है, C ट्रिपल बॉन्ड C का नहीं। ठीक है, पर एसिड से हाइड्रोक्साइलेशन सिर्फ किसका होगा, तो हम बोलेंगे इट इज C डबल बॉन्ड C का होता है, C ट्रिपल बॉन्ड C का नहीं होता। आगे बेटा पहली बात समझ में है ना। दूसरी बात कौन सी रहेगी, तो हम बोलेंगे कि एक ही कंपाउंड में यदि 2 C डबल बॉन्ड C होते हैं है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 2 C डबल बॉन्ड C हैं तो पर एसिड जो होता है ये सिर्फ उस C डबल बॉन्ड C के अक्रॉस इपोऑक्साइड बनाएगा जहां क्या था, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा था। ठीक है ना, क्या बोला हमने, यदि एक ही कंपाउंड में 2 C डबल बॉन्ड C हैं तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे पर एसिड से इपोऑक्साइड सिर्फ उस कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड के क्रॉस बनेगा जहां हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होता है ना, बिकॉज रिएक्शन इज व्हाट, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कहाँ ज्यादा होता है, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यदि 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो जहां हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। क्लियर बेटा अच्छे से। ठीक है, इसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं कि रिएक्शन में R की जगह यदि हमने H ले लिया तो वो क्या हो जाएगा, पर फॉर्मिक एसिड बन जाता है। ठीक है, तो पर फॉर्मिक एसिड के साथ हम क्या बोलते हैं कि रिएक्शन में इपोऑक्साइड बनता है बट इपोऑक्साइड पर रिएक्शन रुकती नहीं है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिना वाटर और H पॉजिटिव डाले रिएक्शन अपने आप हाइड्रोक्साइलेशन तक चली जाती है ना। तो हम क्या बोलते हैं, पर फॉर्मिक एसिड के साथ रिएक्शन जो होगी दैट डायरेक्टली गोज अप टू हाइड्रोक्साइलेशन। आया क्या बेटा समझ में, पर फॉर्मिक एसिड के साथ रिएक्शन डायरेक्टली हाइड्रोक्साइलेशन तक चली जाती है ना। तो क्या बोला अपने, रिएक्शन अल्काइन पर नहीं होती, अल्कीन पर होगी। 2 C डबल बॉन्ड C होंगे तो इपोऑक्साइड वहां बनेगा जहां ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, और पर फॉर्मिक एसिड के साथ रिएक्शन को इपोऑक्साइड पर नहीं रोकना, कहां तक ले जाना है डायरेक्टली, तो हम बोलेंगे दैट इज अप टू हाइड्रोक्साइलेशन है ना। और एक और चीज ध्यान में रखनी है कि इपोऑक्साइड जो होगा ये तो क्या होगा, सिन एडिशन, मतलब सेम साइड से ही बनेगा क्योंकि दोनों बॉन्ड एक तरफ से ही बन रहे हैं ना, तो इपोऑक्साइड का फॉर्मेशन इज सिन, लेकिन कौन सी चीज है, हाइड्रोक्साइलेशन इज एंटी। ठीक है बेटा। अब इसके बाद फिर एक चीज और, 2 चीजें और ध्यान में रखनी है।
एक तो हमने जो बेयर्स रिएजेंट पढ़ा था ना अनसैचुरेशन के आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो पर्पल बेंजीन जो है ये एक और रिएजेंट होता है जो बेयर्स रिएजेंट का सब्स्टिट्यूट होता है ना, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है ना। पर्पल बेंजीन इज व्हाट, तो हम बोलेंगे पर्पल बेंजीन होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनसैचुरेशन, है ना, एंड दैट इज एन ऑल्टरनेट ऑफ बेयर्स रिएजेंट। ठीक है। और दूसरी चीज जो होती है वो कौन सी, कि CrO3 इन एसिटिक एसिड। इसके साथ यदि हम क्या कर रहे हैं, किसी ऐसे कंपाउंड को हीट कर रहे हैं जिसमें C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C दोनों थे, तो ये ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवाता है सिर्फ किसका, तो हम बोलेंगे दैट इज ऑफ दैट C डबल बॉन्ड C ओनली। क्लियर हो गई बेटा बात ये, है ना। I2 और ये सिल्वर एसिटेट, इसके साथ वेट कंडीशंस में क्या होता है, सिन हाइड्रोक्साइलेशन होता है ना। I2 एंड सिल्वर एसिटेट वेट कंडीशंस में ये क्या शो करेंगे, इट इज सिन हाइड्रोक्साइलेशन। ये एक और रिएजेंट है, वैसे पूछते नहीं है बट कभी दिख जाए तो समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है। अब बेटा इसके बाद ऑक्सीडेशन में ही, है ना, नेक्स्ट वाली रिएक्शन जो हम देखेंगे वो कौन सी वाली, दैट इज ओजोनोलिसिस रिएक्शन। ठीक है। ओजोनोलिसिस रिएक्शन में हम क्या करवाते हैं, अल्कीन पर ओजोन की रिएक्शन करवाते हैं लो टेम्परेचर पर, जिससे क्या बनता है, ओजोनॉइड। ठीक है। ये ओजोनॉइड जो होता है ये क्या होता है, एक्सप्लोजिव होता है ना। ये ओजोनॉइड एक्सप्लोजिव है, इस वजह से कौन सी चीज हो जाती है, तो हम बोलेंगे इस वजह से रिएक्शन को लो टेम्परेचर पर हमको करवाना पड़ता है। आए बेटा समझ में, है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि ओजोनोलिसिस रिएक्शन में अल्कीन पर ओजोन की रिएक्शन हमने लो टेम्परेचर पर करवाई, जिससे क्या बना, तो हमने बोला जिससे बना ओजोनॉइड। ठीक है। ओजोनॉइड जो होता है इसका, है ना, अब हम क्या करवाएंगे फर्स्ट स्टेप में बनने के बाद, तो हम बोलते हैं इसका अब हम ब्रेकिंग करवाते हैं। ये कैसे टूटता है, तो हम बोलेंगे परऑक्साइड बॉन्ड होमोलाइटिकली टूटेगा, तो इस ऑक्सीजन पर रेडिकल और इस ऑक्सीजन पर भी एक रेडिकल आया, है ना। अब क्या होगा, तो हम बोलेंगे अब होता है यहाँ ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा, इधर से ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा। ठीक है। इसके टूटने से कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे दोनों कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स के टूटने से होमोलाइटिकली इस कार्बन पर रेडिकल, तो कार्बन रेडिकल ऑक्सीजन रेडिकल पाई बॉन्ड, इस कार्बन पर रेडिकल ऑक्सीजन पर रेडिकल, यहाँ भी क्या बन गया, दैट इज पाई बॉन्ड। ठीक है। यहाँ से जो ऑक्सीजन निकली ये DMS के साथ क्या बना लेती, कंबाइन करके DMSO बना ले, मतलब जो भी रिड्यूसिंग एजेंट लिया है ना। अब इसको DMS को भूल जाओ, है ना। क्या बोला हमने यहाँ पर, ओजोनॉइड टूटा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड होमोलाइटिकली, इधर रेडिकल इधर रेडिकल, रेडिकल कैन रिएक्ट विद रेडिकल ओनली, तो ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी टूटा, ये भी कैसा, होमोलाइटिकली, तो यहाँ भी रेडिकल, तो कार्बन रेडिकल ऑक्सीजन रेडिकल पाई बॉन्ड, कार्बन रेडिकल ऑक्सीजन रेडिकल पाई बॉन्ड, है ना। तो दोनों तरफ क्या बन गया, इट इज C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O बन गया। आया समझ में, है ना। अब इसके बाद फिर अगली चीज जो होती है ना, ये कौन सी वाली होगी, तो हम बोलेंगे अगली चीज जो होती है इसमें, ठीक है, ये कौन सी वाली होती है, तो हम बोलते हैं यदि ओजोनॉइड का, है ना, ब्रेकिंग करवाते समय ना या क्लीवेज करवाते समय हम किसको लेते हैं, Ag2O या H2O2 या वाटर, है ना। हालांकि वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है बट वाटर हम लेंगे, तो ये जो ऑक्सीजन निकल रही थी इस ऑक्सीजन के साथ वाटर कंबाइन करके क्या बना देता है, H2O2, इसलिए वाटर भी, है ना, क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि हमने ओजोनोलिसिस में यूज किया सिर्फ वाटर, तो ये फंक्शन करेगा कैसा, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ओजोनॉइड में से निकली हुई ऑक्सीजन के साथ ये क्या बना लेता है, H2O2 बना लेता है। आए बेटा समझ में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे यहाँ पे हमने दी ओजोनॉइड का क्लीवेज Ag2O H2O2 या वाटर की प्रेजेंस में करवाया, तो रिएक्शन को बोला जाता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ठीक है ना। तब रिएक्शन क्या कहलाती है बेटा, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कहलाती है ना। इसमें ये जो शुरू में हमको प्रोडक्ट्स मिलते हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं, प्रिलिमिनरी प्रोडक्ट्स। हमेशा ही क्या बनेगा, अल्डिहाइड कीटोन्स बनते हैं, है ना। क्या होगा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में अंतर, तो हम बोलेंगे यदि इन दोनों में से कोई भी अल्डिहाइड है या दोनों ही अल्डिहाइड्स हैं, तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में फाइनल प्रोडक्ट जो होता है ना वो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे वो हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ आ गई बेटा बात ये। और यदि ये जो प्रिलिमिनरी प्रोडक्ट है यदि ये कीटोन है, तो हम बोलेंगे भले ही हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करवाएं उस पर फर्क नहीं पड़ता, वो फाइनली भी क्या ही रह जाएगा,
कीटोन ही रह जाता है ना। तो फिर से पूरा कि यदि हमने ओजोनोलिसिस में सेकंड स्टेप में क्लीवेज के टाइम पर Ag2O H2O2 या वाटर लिए, वाटर इस ऑक्सीजन से कंबाइन करके H2O2 बना देता है, ये तीनों क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम क्या बोलते हैं कि यदि हमने ओजोनॉइड का क्लीवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करवाया तो ये ओजोनोलिसिस ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कहलाता है। ठीक है, ओजोनोलिसिस में प्रिलिमिनरी प्रोडक्ट्स हमेशा क्या होते हैं, अल्डिहाइड या कीटोन या अल्डिहाइड कीटोन का मिक्सचर। ठीक है, तो क्या होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे यदि अल्डिहाइड मिल रहा होगा तो वो चला जाएगा ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो हम बोलेंगे अल्डिहाइड तो प्रिलिमिनरी प्रोडक्ट था लेकिन फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, लेकिन यदि कीटोन होता है तो उनका ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट है, तो हम बोलेंगे इवन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में भी क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे प्रिलिमिनरी प्रोडक्ट भी अल्डिहाइड था और फाइनल प्रिलिमिनरी प्रोडक्ट भी कीटोन था और फाइनल प्रोडक्ट भी क्या ही रहा, कीटोन ही रहा। ठीक, आगे होगा बेटा समझ में अच्छे से ये है ना। अब हम कौन सी चीज बोलते हैं कि ओजोनॉइड का क्लीवेज यदि हम रिड्यूसिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में करवाएं, ठीक है, तो ओजोनोलिसिस क्या कहलाएगा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कहलाता है। ठीक है, यदि हमने क्या किया तो हमने बोला यदि हमने है ना इसका ओजोनॉइड का क्लीवेज रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में करवाया तो रिएक्शन क्या कहलाती है, तो हम बोलेंगे रिएक्शन कहलाएगी इट इज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में क्या होगा, तो हमने बोला कि रिड्यूसिंग एजेंट हमने लिए वाटर जिंक या PH3P या H2Ni या मेटल एसिड या फिर DMS मतलब डाइमेथाइल सल्फाइड। ठीक है, तो यदि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में इनमें से कोई भी एक रिड्यूसिंग एजेंट यदि हमने लिया है, ठीक है, तो क्या होगा, तो हम बोलेंगे प्रिलिमिनरी प्रोडक्ट भी क्या था, अल्डिहाइड कीटोन और फाइनल प्रोडक्ट भी क्या ही रहेगा, अल्डिहाइड कीटोन ही होता है। आया बेटा समझ में अच्छे से ये है ना। कौन सी चीज बोली हमने कि है ना ओजोनॉइड का क्लीवेज यदि हमने रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में करवाया तो वो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कहलाएगा। ठीक है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में यदि हमने रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या लिए, वाटर जिंक या PH3P या H2Ni या मेटल एसिड या डाइमेथाइल सल्फाइड। ठीक है, तो इनमें से कोई भी यदि रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे प्रिलिमिनरी प्रोडक्ट भी क्या बनता है, अल्डिहाइड कीटोन एंड फाइनल प्रोडक्ट भी क्या रहेगा, वही अल्डिहाइड कीटोन। मतलब यहाँ पर प्रिलिमिनरी और फाइनल प्रोडक्ट में डिफरेंस नहीं होता। ठीक बेटा है ना। पर यदि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में हम किसको यूज करें, LiAlH4 या NaBH4 को, है ना, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में यदि हम यूज करते हैं किसको, LiAlH4 या NaBH4 को, ठीक है, तो हम कौन सी चीज बोलेंगे, तो हम बोलेंगे अब क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, तो यदि अल्डिहाइड कीटोन्स बनेंगे तो इनको ये फर्दर रिड्यूस कर देते हैं इनटू करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। ठीक है, तो अल्डिहाइड यदि होगा तो क्या बन जाएगा, इट इज प्राइमरी अल्कोहल। तो यदि कीटोन होगा तो क्या बन जाएगा, इट इज सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है ना, अल्डिहाइड से बनता है इट इज प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन जो होता है उससे क्या बन जाएगा, इट इज सेकेंडरी अल्कोहल बन जाता है ना। तो यदि हम कौन सी चीज बोलते हैं तो हम बोलेंगे कि हमने ओजोनोलिसिस जो है ये किस में करवाया, तो हमने बोला कि हमने ओजोनोलिसिस करवाया LiAlH4 या NaBH4 की प्रेजेंस में, है ना। तो क्या हो जाता है, प्रिलिमिनरी प्रोडक्ट्स तो क्या थे, देवर अल्डिहाइड कीटोन, है ना, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट्स जो होंगे वो क्या बन जाएंगे, तो हम बोलेंगे दैट इज करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। समझ आ गई बेटा बात ही, अल्डिहाइड होगा तो प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन यदि होगा तो इट इज व्हाट, दैट सेकेंडरी अल्कोहल। क्लियर यहाँ तक बात अच्छे से है ना। अब एक चीज बेटा नोट लगा के लिखनी है ना, इन दैट इज व्हाट, तो हम बोलेंगे कि यदि ओजोनोलिसिस का टाइप क्वेश्चन में मेंशन न किया जाए तो उसको आपको हमेशा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस मानना है। ठीक है, और कौन सी वाली चीज हो जाएगी, प्रोडक्ट जो होगा उसका अल्डिहाइड कीटोन ही मानना है। ठीक है, तो क्या बोला हमने, तो ये क्वेश्चन करने का तरीका बेटा इंपॉर्टेंट है ना, कि यदि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का टाइप स्पेसिफाइड नहीं है तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंसिडर इट टू बी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, और उसमें प्रोडक्ट क्या बनाना है, दैट इज अल्डिहाइड एंड कीटोन बनाना है। क्लियर है ना।
अब इसके बाद फिर कौन सी चीज बोलेंगे बेटा हम अगली वाली, तो हम बोलते हैं कि यदि हम है ना ओजोनोलिसिस को देखें, है ना, तो क्या होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स का ओजोनोलिसिस जो होता है दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि कंपाउंड्स क्या होते हैं, दे आर स्टेबल, ठीक है। तो कौन सी चीज होती है, तो बोलेंगे कि किसी एरोमेटिक कंपाउंड में भी साइड चेन में अनसैचुरेशन है, ठीक है। तो क्या होगा, वैसे तो बेसिकली साइड चेन का ही ओजोनोलिसिस होता है, बट क्या हो जाएगा थोड़ा बहुत एरोमेटिक का भी हो जाएगा ना, क्योंकि एरोमेटिक का अदरवाइज तो हो ही जाता है थोड़ी विगरस कंडीशंस में, है ना। तो यदि हमको क्या करना है कि एक ऐसा वाला कंपाउंड जिसमें एरोमेटिक रिंग भी है और साइड चेन में अनसैचुरेशन भी है, और हम चाहते हैं कि एरोमेटिक रिंग अनअफेक्टेड रहे, सिर्फ साइड चेन में ही क्या हो जाए, ओजोनोलिसिस हो जाए, तो ये हम करवाते हैं किसमें, तो हम बोलेंगे ओजोनोलिसिस को भी TiCl3 की प्रेजेंस में करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ साइड चेन वाले अनसैचुरेशन को क्या करेगा, तो हम बोलेंगे सिर्फ साइड चेन वाले अनसैचुरेशन को ओजोनोलिसिस करेगा, जो एरोमेटिक रिंग होती है वो क्या हो जाएगी, अनअफेक्टेड छूट जाएगी। आइए बेटा बात समझ में, है ना। तो हम कौन सी चीज बोलते हैं, तो हम बोलेंगे टेस्ट, है ना, किसी एरोमेटिक चेन एरोमेटिक कंपाउंड में भी साइड चेन में अनसैचुरेशन है और हम ओजोनोलिसिस सिर्फ साइड चेन का ही करवाना चाहते हैं, है ना, तो ओजोनोलिसिस फिर TiCl3 की प्रेजेंस में करवाया जाता है। क्लियर बेटा अच्छे से ये, है ना। अब इस रिएक्शन ओजोनोलिसिस रिएक्शन के लिए हमको क्वेश्चंस देखने, एक चीज और बेटा, DMS जो होता है ना, इसको प्रैक्टिकली ज्यादा यूज करते हैं एज द रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, ओजोनोलिसिस में। वजह इसकी क्या होती है, तो हम बोलेंगे DMS इज द प्रेफर्ड रिड्यूसिंग एजेंट, रीजन बीइंग व्हाट, तो हम बोलेंगे कि DMS के साथ रिएक्शन खत्म होने के बाद प्यूरिफिकेशन प्रॉब्लम्स आर मिनिमम, है ना, क्योंकि DMS जो होता है ये क्या होता है, हाईली वोलेटाइल होता है, तो रिएक्शन खत्म होने के बाद जो अनरिएक्टेड DMS है इसको हमको हटाना पड़ेगा ना प्रोडक्ट को प्यूरिफाई करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से ये काफी ज्यादा आसानी से क्या हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, जब आपने DMS यूज किया था तो DMS में क्या होता है, जो ऑक्सीजन थी ओजोनाइड की, ये DMS के साथ मिलकर क्या बनाती है, DMSO डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, ठीक है। तो जो साइड प्रोडक्ट है इसको भी हटाना है हमको प्रोडक्ट को प्यूरिफाई करने के लिए, ठीक है। तो ये जो DMSO होता है ये क्या होता है, तो हम बोलेंगे हाईली वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट प्यूरिफाई करते समय इसको भी हम क्या कर पाएंगे, तो हम बोलेंगे आसानी से हम हटा सकते हैं वाटर में डिसॉल्व करके, है ना। तो unreacted DMS can be very easily evaporated because of its very high volatility, and the side product DMSO can be easily extracted with water as it is highly soluble in water, ठीक है। तो इस वजह से DMS के साथ क्या हो जाएगा, प्यूरिफिकेशन सिंपल एंड चीप हो जाता है। आया बेटा समझ में अच्छे से ये, है ना। अब इसके बाद फिर कौन सी चीज हम देखेंगे, अल्काइंस का ओजोनोलिसिस, है ना। तो वेरी सिंपल इट इज, अल्काइन पर जब ओजोन की रिएक्शन लो टेम्परेचर पर करवाएंगे तो ओजोनॉइड वैसे ही बनेगा, बट ट्रिपल बॉन्ड था तो इस वजह से कार्बन कार्बन में एक बॉन्ड बचा रह जाता है ना। तो अल्काइन पर भी ओजोन की रिएक्शन लो टेम्परेचर पर उसी टाइप से ओजोनॉइड बना, ठीक है। ओजोनॉइड को तोड़वाया हमने, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटा, इधर से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होमोलाइटिकली टूटा, ये जो वाटर है ये जो ऑक्सीजन है वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, H2O2, है ना। सेकंड स्टेप में जो हम वाटर लेंगे, है ना, तो कौन सी चीज है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं टूटा था ना, तो इस वजह से यहाँ क्या बनता है, इट इज विसिनल डाइकार्बोनाइल बनता है ना। अभी जो विसिनल डाइकार्बोनाइल है क्या हो जाएगा, जो H2O2 है इसको ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़कर, तो हम बोलेंगे यहाँ पर अल्काइंस के ओजोनोलिसिस में क्या बन जाते हैं, दो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं, है ना। अल्काइंस का जब हम ओजोनोलिसिस करेंगे तो अल्काइन के ओजोनोलिसिस पर क्या बन जाएंगे, तो हम बोलेंगे दो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं, है ना। अल्काइंस के ओजोनोलिसिस पर दो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। आया क्या बेटा समझ में, है ना। अल्काइन के ओजोनोलिसिस पर है ना क्या हुआ, तुमने बोला दो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गए। क्लियर है अच्छे से ये, है ना। अब इसमें है ना क्या होगा बेटा, वाटर के साथ ही जिंक ले लेंगे तो रिएक्शन कहाँ पर रुक जाएगी, विसिनल डाइकार्बोनाइल पर रुक जाएगी, है ना। क्या बोला हमने कि वाटर के साथ ही जिंक ले लिया हमने, है ना, अल्काइन के ओजोनोलिसिस के सेकंड स्टेप में, तो रिएक्शन कहाँ रुक जाती है, विसिनल डाइकार्बोनाइल पर। यदि वाटर लिया है तो कहाँ तक जाएगी, दैट इज अप टू 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। और नॉर्मली अल्काइंस का ओजोनोलिसिस जो बुक में लिखा हुआ है वो ऑक्सीडेटिव लिखा हुआ है सीधे,
समझ आ गई बेटा बात ये है। तो यहाँ जिंक न दें तो अपने को 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाने, है ना। एसिटाइलिन इसमें एक्सेप्शन है। एसिटाइलिन का जब ओजोनोलिसिस करेंगे तो वैसे ही ओजोनोइड बनेगा, बट क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे जब इसका क्लीवेज करवाया हमने वाटर के साथ तो उसके बाद में रिएक्शन विसिनल डाइकार्बोनाइल मतलब ग्लायोक्सिल पर ही रुकी रह जाती है ना। क्या बोलेंगे हम, वाटर के साथ रिएक्शन किधर, ग्लायोक्सिल पर ही रुकती है। इसके फर्दर ऑक्सीडेशन से फॉर्मिक एसिड काफी ही कम बनता है ना। इसके ऑक्सीडेशन से फॉर्मिक एसिड काफी कम बनेगा, ग्लायोक्सिल पर ही ये रिएक्शन मेनली रुकी रह जाती है। CHO इस कंपाउंड का नाम क्या है, ग्लायोक्सिल। आए बेटा समझ में, है ना। अब अल्कीन के ओजोनोलिसिस से रिलेटेड मेनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो दे आर वेरी सिंपल टू डू। हमको बोला है कोई अल्कीन X से इसका ओजोनोलिसिस किया हमने, ठीक है, तो उससे फॉलोइंग अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर ऑब्टेन्ड, उनके नाम दे देंगे हमको। हमसे क्या बोला जाएगा कि अल्कीन का स्ट्रक्चर बताओ, है ना। तो क्या करना है बेटा, ओजोनोलिसिस करते समय जैसे ऐसा पूछा है कि अल्कीन के ओजोनोलिसिस से क्या बनेगा, तो सिंपली किसी भी कंपाउंड में जितने भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो सबको तोड़ दो, और जो 2 हिस्से अलग होते हैं उनमें कार्बन कार्बन पर क्या जोड़ना है, डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। आया क्या बेटा समझ में, है ना। कार्बन कार्बन पर हम क्या जोड़ देंगे, तो हम बोलेंगे इट इज डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O जोड़ देते हैं। क्लियर हो गई बेटा बात ये, है ना। तो कौन सी चीज बोली हमने, तो हमने बोला यहाँ, है ना, कि अल्कीन का जो हमने ओजोनोलिसिस करवाया तो क्या करना है, सिंपल जितनी भी जगह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है सबको तोड़ो और सारी जगह डबल बॉन्ड को जोड़ो, ठीक है। उल्टा पूछा है कि किसी अल्कीन के ओजोनोलिसिस पे फॉलोइंग अल्डिहाइड कीटोन्स मिले, इनसे अल्कीन का स्ट्रक्चर बताना है। तो क्या करना है आपको, हम अल्डिहाइड कीटोन को लिखेंगे ऑक्सीजन फेसिंग ऑक्सीजन, ठीक है, और क्या कर देंगे, तो हम बोलेंगे हम यहाँ से क्या करते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन को हटाते हैं और कार्बन कार्बन को जोड़ देते हैं बाय डबल बॉन्ड। आए क्या बेटा समझ में, है ना। तो अल्कीन के ओजोनोलिसिस पे अल्डिहाइड कीटोन क्या करना है, C डबल बॉन्ड C तोड़ो, दोनों कार्बन पर डबल बॉन्ड को जोड़ो, है ना। उल्टा कि किसी अल्कीन के ओजोनोलिसिस पे अल्डिहाइड कीटोन ये वाले मिले, इनसे अल्कीन का स्ट्रक्चर बताना है। तो क्या करेंगे, अल्डिहाइड कीटोन को लिखेंगे हम ऑक्सीजन फेसिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन को तोड़ो, कार्बन कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ो, तो क्या मिल जाएगा, इट इज अल्कीन का स्ट्रक्चर। आया बेटा समझ में, है ना। अब इसके बाद फिर क्या है, जैसे बेंजीन का ओजोनोलिसिस करने को आपको बोला है, तो दैट इज वेरी सिंपल। क्या करना है, सारी जगह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ना है, जो सिंगल बॉन्ड है ये नहीं टूटेगा। तो जैसे ये बॉन्ड तोड़ा बेटा आपने, ये टूटा और ये टूटा, तो इस कार्बन पर क्या आया, डबल बॉन्ड हो, इस पर भी आया डबल बॉन्ड हो, पर सिंगल बॉन्ड बचा हुआ है, तो क्या बन गया, CHO ग्लायोक्सिल। इसको तोड़ा, तो इसको तोड़ा तो बेटा क्या हुआ, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो जा ही चुका, यहाँ भी आ जाएगा C डबल बॉन्ड हो, है ना। ये सिंगल ही नहीं टूटा, ये टूटा, तो यहाँ भी आया C डबल बॉन्ड हो, क्या बन गया फिर से CHO, क्योंकि ये टूट गए थे तो ये 2 अलग निकल गए। सिमिलरली यहाँ इसको भी तोड़ा, यहाँ C डबल बॉन्ड हो जा ही चुका, यहाँ भी आया C डबल बॉन्ड हो, ये नहीं टूटा, और ये टूटने से यहाँ भी आया C डबल बॉन्ड हो, तो क्या बन गए, ग्लायोक्सिल के 3 मोल्स बन जाते हैं बेंजीन का ओजोनोलिसिस करवाने पर। क्लियर बेटा यहाँ तक अच्छे से, ठीक है। अब कौन सी चीज है, ओजोनोलिसिस के बाद एक और जो ऑक्सीडेशन है ये किसके साथ, दैट इज विद SeO2, ठीक है। SeO2 क्या करता है, तो हम बोलेंगे अलाइलिक कार्बन पर H को OH में बदल देता है ना। SeO2 क्या करेगा, तो हम बोलेंगे अलाइलिक कार्बन पर H को OH में बदल देता है, ठीक है। फिर कौन सी चीज है, तो हम बोलेंगे कि यदि 2 अलग अलग टाइप के अलाइलिक कार्बन हैं तो हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन वहां होगा जहां क्या है, डिग्री अलाइल ग्रुप की ज्यादा है। तो जैसे ये क्या है, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, तो दोनों में से एक जगह OH लगाना है, तो कहाँ लगाएंगे हम, 2 डिग्री पर, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, मिथाइल के प्लस आए से, तो ऑक्सीडेशन ज्यादा आसान है, ठीक है। और इसके बाद फिर कौन सी चीज, तो हमने बोला कि SeO2 एक और काम करता है, अभी हालांकि अल्कीन से रिलेटेड नहीं है, बट स्टिल वी आर राइटिंग कि C डबल बॉन्ड O के पड़ोस में यदि CH2 होता है तो उसको ये C डबल बॉन्ड O में ऑक्सीडाइज कर देता है ना। SeO2 क्या करेगा, तो हम बोलेंगे कि C डबल बॉन्ड O के पड़ोस में जो CH2 है उसको C डबल बॉन्ड O में बदल देता है। आया है क्या बेटा समझ में, ठीक है। अब कौन सी चीज इसके बाद, नेक्स्ट वाले रिएक्शन जो दैट इज
पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन में बेटा हम क्या बोलते हैं कि अल्कीन्स का पॉलीमराइजेशन जो होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से भी हो सकता है, कैटाइनिक मैकेनिज्म से भी हो सकता है और एनायनिक मैकेनिज्म से भी हो सकता है ना। पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन्स, इट कैन बी देयर बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, it can be there by cationic mechanism or it even can be there by what, that anionic mechanism। क्लियर है ना। अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो होता है क्या होता है, इट इज चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। तो ये हम पढ़ चुके हैं तो फिर से नहीं पढ़ेंगे, है ना। यहाँ हम डायरेक्ट रिएक्शन लिखेंगे कि फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन अल्कीन का यदि करवाना है तो अल्कीन अपन लेते हैं, साथ में क्या लिया, पर ऑक्साइड, जो क्या होता है रेडिकल इनिशिएटर, हीटिंग अंडर प्रेशर। ठीक है, तो जैसे इथीन है तो ये पॉलीमराइज हो जाती है किसमें, दैट इज इनटू पॉलीथीन बाय व्हाट, दैट फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये पॉलीमराइजेशन चैप्टर में आगे आएगा भी, बट मैकेनिज्म यू कैन मेक ऑन योर ओन, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है बेटा, है ना। इसके बाद फिर कौन सी चीज हम बोलेंगे अगली वाली, तो हम बोलेंगे कि अल्कीन्स का फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन जो होता है, ठीक है, ये अल्कीन का पॉलीमराइजेशन जो होता है इसके लिए कैटलिस्ट यूज करते हैं R3Al प्लस TiCl3। ये क्या कहलाता है, ज़िग्लर-नेटा कैटलिस्ट। ठीक है, ये आगे आएगा बट क्वेश्चंस के लिए आप याद रख लेना, है ना, कि अल्कीन्स का पॉलीमराइजेशन कैन बी डन इन प्रेजेंस ऑफ R3Al एंड TiCl3 व्हिच इज नोन एज व्हाट, दैट ज़िग्लर-नेटा कैटलिस्ट। ठीक है, इसके बाद बेटा दूसरे टाइप का जो मैकेनिज्म होता है पॉलीमराइजेशन का, इट इज व्हाट, दैट कैटायनिक मैकेनिज्म। ठीक है, तो कैटायनिक मैकेनिज्म जो होता है ना, ये एसिड की प्रेजेंस में होगा, है ना। कैटायनिक मैकेनिज्म जो होता है बेटा ये क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे ये एसिड की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, ये एसिड की प्रेजेंस में होगा तो कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे यहाँ पर मैं क्या लिया अपन, जैसे अल्कीन साथ में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, टेम्परेचर इज 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब यदि एसिड है तो रिएक्शन कैसे इनिशिएट होती है, H पॉजिटिव से। H पॉजिटिव क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है, तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में से क्या निकला, H पॉजिटिव निकला। ठीक है, H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल अल्कीन पर उसने की इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट, है ना। पाई बॉन्ड इधर लेफ्ट से राइट की तरफ गया, यहाँ निगेटिव आया तो कौन जुड़ गया, H पॉजिटिव। इस कार्बन पर क्या छूट गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज छूट जाता है ना, क्योंकि ये क्या है 3 डिग्री कार्बोकैटायन विच इज मोर स्टेबल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट का डायरेक्शन अपन अभी तक अपन 100 बार डिसाइड कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट का डायरेक्शन वो होता है जिससे क्या बनता है, स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है। ठीक है ना। तो कौन सी चीज है, अल्कीन पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, है ना, H पॉजिटिव से क्या हुआ, इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना, है ना। अब क्या होगा, कार्बोकैटायन खुद एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो हम बोलेंगे अब ये अल्कीन के दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो कार्बोकैटायन अल्कीन पर जाना है, क्या करेगा, अल्कीन पर फिर से इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ होगी, लेफ्ट से राइट। इस कार्बन पर हम पॉजिटिव लाएंगे क्योंकि क्या है 3 डिग्री, तो पॉजिटिव यही स्टेबल है, यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। आए बेटा समझ में, इस नेगेटिव पर कौन जोड़ेगा, ये कैटायन, है ना। ये कैटायन कैसा है, 4 कार्बन वाला, 1 2 3 और 4, ये जो बीच वाला कार्बन है इस पर पॉजिटिव है ना, 1 2 3 सब किससे कनेक्टेड, इससे। तो यहाँ का जो नेगेटिव है पॉजिटिव, इनमें क्या बन जाएगा, बॉन्ड, है ना। तो बना दिया बेटा बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव हो गए न्यूट्रल, इधर क्या छूट गया, पॉजिटिव चार्ज छूट जाता है। आए बेटा समझ में, है ना, इधर पॉजिटिव चार्ज छूट गया। ठीक है, अब कौन सी चीज हम बोलते हैं कि टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस वजह से रिएक्शन किधर, डाइमर पर हो गई। यदि आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ये कैटायन फिर से किस पर जाएगा, अगले अल्कीन के मॉलिक्यूल पर, वो फिर से नया कैटायन बनेगा, वो जाएगा अगले अल्कीन के मॉलिक्यूल पर टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड किया हमने तो रिएक्शन डाइमर मतलब 2 अल्कीन के जोड़ने पर ही रुक रही है ना। तो क्या ये कैटायन है, अब इससे फाइनल अल्कीन जब आपको बनानी है तो क्या पढ़ रखा है बेटा अपन ने, कैटायन के एडजेसेंट कार्बन पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो यदि हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड बनेगा यहाँ। ठीक है, और यदि हाइड्रोजन यहाँ से हटा तो क्या होगा, पाई बॉन्ड बनेगा यहाँ। आएगा समझ बेटा ये, है ना। हाइड्रोजन का यहाँ से हटना, जहाँ हाइड्रोजन का नंबर
ज्यादा है ना, क्या कहलाता है ये, तो हम बोलेंगे कहलाता है इट इज हॉफमैन्स एलिमिनेशन। तो HSO4 नेगेटिव का साइज बड़ा है, इसलिए हॉफमैन्स एलिमिनेशन यहाँ ज्यादा होता है। ठीक है, फिर कौन सी चीजें, यहाँ से H पॉजिटिव हटाएंगे तो ये क्या बनेगा, दैट इज माइनर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, है ना। तो कैटाइन के एडजेसेंट कार्बन पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन के साथ इट वाज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो क्या हो गया, तो हमने बोला H पॉजिटिव हटा तो एक अल्कीन ये बनी, दैट इज ZZ, और यहाँ से H हटा तो एक अल्कीन ये बनी, दैट इज दिस इज हॉफमैन्स एंड दिस इज सेकंड वन इज ZZ। यहाँ हॉफमैन्स ज्यादा है HSO4 नेगेटिव के लार्जर साइज की वजह से। ठीक है, तो क्या बोला हमने कि कैटाइनिक मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन क्या होता है, एसिड कैटेलाइज और H पॉजिटिव इसको प्रोटोनेट करके रिएक्शन को आगे बढ़ाता है। आया बेटा समझ में। ठीक है, फिर हम कौन सी चीज बोलेंगे इसके आगे, इट इज एनाइनिक मैकेनिज्म। ठीक है, तो हम बोलेंगे अल्कीन्स की पॉलीमराइजेशन के लिए एनाइनिक मैकेनिज्म फॉलो नॉर्मली तो नहीं होता ना, क्योंकि अल्कीन्स जो होती हैं खुद इलेक्ट्रॉन रिच हैं, तो इन पर क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना मुश्किल है। ठीक है, तो एनाइनिक मैकेनिज्म जो होता है ये क्या होता है, एक तो बेस कैटेलाइज्ड होता है, और ये सिर्फ उन अल्कीन्स पर होगा जिनमें क्या होगा, कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ होता है ना। अल्कीन्स पर नॉर्मली एनाइनिक पॉलीमराइजेशन नॉर्मल अल्कीन पर नहीं होता, सिर्फ अल्कीन्स जिन पर क्या लगा है, कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। ठीक है, सिर्फ ऐसी वाली अल्कीन्स जो होती हैं इन पर एनाइनिक मैकेनिज्म हो सकता है ना, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये क्या कर पाएगा, तो हम बोलेंगे ये बनने वाले एनाइन को स्टेबल बना पाएगा, है ना, ताकि रिएक्शन फेवरेबल हो जाए। ठीक है, तो अल्कीन्स कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दे ओनली अंडरगो व्हाट दैट एनाइनिक पॉलीमराइजेशन, है ना। दूसरी चीज कौन सी, एनाइनिक पॉलीमराइजेशन जो होता है दैट इज बेस कैटेलाइज्ड, है ना, एनाइनिक पॉलीमराइजेशन बेस कैटेलाइज्ड होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, हम बोलेंगे OH नेगेटिव, इसने कहा अल्कीन पर अटैक किया, इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट हुई, कार्बन पर क्या आया, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव क्या है, Z के इलेक्ट्रॉन विड्रॉल की वजह से स्टेबल है। आए ना बेटा समझ में। अब ये जो कार्बन आयन बना है ये फिर से इस अल्कीन पर जाएगा, फिर यहाँ अटैक करेगा, वापस इस कार्बन पर पॉजिटिव आएगा जिस पर Z लगा है, क्योंकि वहीं क्या है, कार्बन आयन स्टेबल है, तो इस टाइप से क्या हो जाएगा, चेन जो है ये आगे बढ़ती जाती है। आई क्या बेटा बात समझ में ना, इस तरीके से चेन आगे बढ़ती जाएगी। क्लियर हो गया क्या अच्छे से ये, है ना। तो हम कौन सी चीज बोलते हैं कि अल्कीन्स के पॉलीमराइजेशन का एनाइनिक मैकेनिज्म कम ही देखने को मिलता है, नॉर्मल अल्कीन्स पर नहीं देखने को मिलेगा। अल्कीन्स सब्स्टिट्यूटेड विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वहां ही होता है, और एनाइनिक मैकेनिज्म जो होता है बेस कैटेलाइज्ड होता है। बेस यहाँ पाई बॉन्ड पर तभी अटैक कर पाएगा जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट से एनाइन उस कार्बन पर बनता है जिस पर Z था, क्योंकि क्या हो जाएगा, Z इस एनाइन को फिर स्टेबल बना पाता है ना, और इस तरीके से रिएक्शन फिर आगे बढ़ जाती है। क्लियर हो गया बेटा बात अच्छे से, है ना। तो ये क्या हो गया, हम लोग लेटेस्ट पॉलीमराइजेशन की 3 टाइप के मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल, कैटायनिक एंड एनायनिक। ठीक है, अब इसके आगे का नेक्स्ट टर्न पर देखेंगे हम। ठीक है,